गुड इवनिंग एवरीवन। होपफुल आवाज सुनाई दे रही है सबको। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। शुरुआत किया जाए आज के टॉपिक की। बाकी लोग तो देर से आने के आदी हो चुके हैं। मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है आप सभी को? लावण्या, विपन, चलिए। तो कल बात हो चुकी थी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, कैसे ऑर्गेनिज्म में क्लासिफिकेशन हुआ। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसका क्लास डोमेन सिस्टम ऑफ क्लास में, ये सारा कुछ हो चुका था। आज हम बात करने जा रहे हैं प्लांट का क्लासिफिकेशन कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या चीजें हैं प्लांट के केस में देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो जमे रहिएगा साथ में। चलिए, हेडिंग होगी हमारी प्लांट क्लासिफिकेशन। प्लांट क्लासिफिकेशन, ठीक है, प्लांट क्लासिफिकेशन, ये हमारी हेडिंग है। साथ ही प्लांट को भी क्लासिफाई किया गया, स्टार्ट किया गया जब प्लांट का क्लासिफिकेशन। तो प्लांट के क्लासिफिकेशन को बेसिकली तीन प्रकार का माना जाता है, बेसिकली तीन प्रकार का माना जाता है। जैसे अगर हम बात करें, यह जो प्लांट होते हैं इनका जो क्लासिफिकेशन है, प्लांट का क्लासिफिकेशन वो इस तरह से होगा कि इसे तीन भागों में बांटा गया, यानी कि तीन प्रकार के प्लांट के क्लासिफिकेशन देखे जाएंगे। पहला देखा जाएगा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। फिर हम देखेंगे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। के बारे में फिर बात करेंगे हम लोग फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। ये तीन है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब अगर कोई पूछे कि भाई प्लांट की क्लासिफिकेशन को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बता सकेंगे कि एक आर्टिफिशियल, एक नेचुरल और दूसरा तीसरा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या मतलब हुआ आर्टिफिशियल? देखिए मोटा मोटा मतलब बता रहा हूं, फिर डिटेल इसके गहराई में चलेंगे। सबसे पहले आर्टिफिशियल में क्या होगा, आर्टिफिशियल का आधार माना गया ऑब्जर्वेबल या ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को आधार मान के जब क्लासिफिकेशन किया जाए, वो कैरेक्टर जो दूर से दिखाई दे दें उनके आधार पर अगर क्लासिफिकेशन किया गया तो उसे कहा गया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। चाहे भले ही वह दो पौधे, एक पौधा दूसरे के जैसा दिखने के लिए क्या किया हो, उसके जैसा कंबल ओढ़ लिया हो या अपीयरेंस उसकी जैसा हो, तो भी हम उसको सेम ही फैमिली में रख देंगे। यह तो गलत था, इसीलिए इसे हटाया भी गया। लेकिन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन was based on the observable characters, observable characters. This classification was based on observable characters। अब ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर होते क्या क्या है भाई, कुछ की उदाहरण बता दो। जैसे हैबिट हुआ, हैबिटाट हुआ, हैबिट हुआ, हैबिटाट हुआ, ये सब क्या है? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल हैबिटाट्स, फॉर एग्जांपल हैबिटाट, हैबिट, हैबिटाट, एटसेट्रा एटसेट्रा, हैबिट, हैबिटाट, एटसेट्रा। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या हुआ? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है, जो नेचुरली एग्जिस्ट करने वाले डिफरेंसेस हैं, नेचुरली एग्जिस्ट करने वाले
डिफरेंसेस हैं या एफिनिटीज, नेचुरल एफिनिटीज के आधार पे। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज। विपिन जी दिखाई दे रहा है ना? नावन्या, विपिन, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? ठीक है। दिस क्लासिफिकेशन यानी कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज। अब नेचुरल एफिनिटीज क्या हो सकते हैं भाई? नेचुरल एफिनिटीज में कुछ भी हो सकते हैं, जैसे फ्लावर कैरेक्टर, मार्फोलॉजी कैसी हो, मार्फोलॉजी हो, एनाटॉमी हो, कुछ भी ले लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, या फॉर एग्जांपल टर्म यहाँ सही नहीं रहेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे सही रहेगा नेचुरल एफिनिटीज लाइक मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ठीक है, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी एटसेट्रा के आधार पर, जो सबसे एडवांस माना जाता है वो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्या कहता है? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यह कहता है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यह कहता है कि भैया दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, दिस क्लासिफिकेशन is based on genetic affinities। मार्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एफिनिटीज तो हैं ही, इन एडिशन टू दिस जेनेटिक एफिनिटीज भी हैं। इज बेस्ड ऑन not only morphological, anatomical, affinities। गुड इवनिंग सीमा। हाँ अभी पहली स्लाइड है ये। नॉट ओनली मार्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल affinities but also it includes genetic characteristics, it includes genetic affinities for the classification। क्लासिफिकेशन, ठीक है, जेनेटिक एफिनिटीज फॉर दी क्लासिफिकेशन। फिर से सुन लीजिए एक बार। सीमा, तीन प्रकार के क्लासिफिकेशन हुए। प्लांट का क्लासिफिकेशन बेसिकली तीन प्रकार का हो सकता है, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स जैसे कि हैबिट, हैबिटेट इत्यादि का अध्ययन करते हैं, के आधार पर हम लोग एफिनिटी बताते हैं कि ये किस में रखा जाएगा, क्लासिफाई करते हैं। while in case of natural system of classification we took into consideration, क्या लेते हैं कंसीडरेशन में? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स एटसेट्रा को कंसीडर करते हैं। while in case of phylogenetic system of classification it is based on, not only based on morphology, anatomy, इसके साथ साथ जेनेटिक लेवल पे जो एफिनिटीज हैं उसके आधार को भी हम लोग लेते हैं कंसीडरेशन में क्लासिफिकेशन के लिए। तो तीन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। आ गया? नहीं है? चलो अब इसके अंदर चलेंगे, लेकिन इसके अंदर जाने से पहले देखो शब्द आया है हैबिट, शब्द आया है हैबिटेट, और हमारी क्लास में ये खास बात होती है कि जब हम टर्म बोलते हैं तो पहले उसका मतलब बताते हैं, आखिर हैबिट किसे कहेंगे, हैबिटेट किसे कहेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कल आपने चर्चा किया था सीमा कि किसी रिक्वेस्ट किया था इस स्टूडेंट ने कि सर मार्फोलॉजी बता दे, मैंने कहा था इसी में बताऊंगा, तो वक्त आ गया है अब मार्फोलॉजी को बताने का। ठीक, यहाँ पर इस क्लासिफिकेशन को आप लोग कॉपी रखे हुए ना अपने पास, उस कॉपी में पीछे के 15 पेज, लास्ट में, नई कॉपी है ना आपकी, अगर आपकी नई कॉपी है तो लास्ट के 15 पेज छोड़िए और उस 15वें पेज से, मतलब लास्ट का अंतिम से 1 2 3 4 गिनते चले आइए, 15वां पेज जहां हो
वहां से लिखना शुरू करिए। 15 के आप अगर बड़ा बड़ा लिखते हो तो आप 20 पेज भी ले सकते हैं। उस 20 पेज से हम लोग मार्फोलॉजी, तो यहाँ पर इसको रोक रहे हैं, यहाँ पर इसको रोक रहे हैं। अब चैप्टर की शुरुआत होगी मार्फोलॉजी की। पहले पूरा मार्फोलॉजी बताऊंगा, फिर इस क्लासिफिकेशन को बताऊंगा, तब ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक, हम चाहते तो लगातार इसको पढ़ा सकते थे, क्लासिफिकेशन पढ़ाई का मामला खत्म कर दें, लेकिन हमारी क्लास में ये होगा, सबसे पहले अगर वर्ड आ गया है हैबिट हैबिटाट, तो हम पूरी उसकी मतलब बताएंगे। तो जब इन सब के मतलब बता ही रहे हैं तो क्यों ना एक जगह पे पूरा मार्फोलॉजी ही पढ़ा दें आप लोगों को, कैसा रहेगा आप लोगों को? ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? सीमा विपन, देखिए कैसे मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे आपकी ये कॉपी है, मेरी ये कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी है, तो अब आप क्या करेंगे, जैसे मोटी कॉपी है, अब इसके लास्ट के 15 पेज काउंट कर लीजिएगा, सपोज करो ये 15वां पेज आ गया, तो यहाँ से आप मार्फोलॉजी हेडिंग डालिएगा और यहाँ से लिखना शुरू करिएगा मार्फोलॉजी के बारे में। जितने तरह की मार्फोलॉजी जो इंपॉर्टेंट है सब इसमें मेंशन करा देंगे, ताकि जब क्लासिफिकेशन में आप टर्म बोलूंगा तो आप लोग समझ रहे होंगे कि किसकी चर्चा हो रही है। ठीक, ओवैस साहब क्या हाल है भाई? यू आर लेट, गुड इवनिंग, व्हाई यू आर टू लेट? अरे अभी सब सकुशल, दवा दिला दिए? मौसम बदल रहा है, सर्दी जुकाम लगा रहता है। चलिए भाई, हैबिटाट के बारे में चर्चा करते। सॉरी डियर, यह पहली स्लाइड है। अब अपनी कॉपी, नई कॉपी है तो उसके लास्ट के 15वें पेज पे चलिए, वहां पे मॉर्फोलॉजी हेडिंग डालना है। वो समझ में आ रही है बात? हाँ ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे मॉर्फोलॉजी हेडिंग डालिए, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी। ये पढ़ाएंगे तब वो समझ में आएगा, ठीक है? छोड़ के मतलब कंप्लीट नहीं हो गई, होना है, उसमें बहुत चलेगा, ठीक है ना ओवैस साहब? क्या डियर, क्या कह रहे हो ओवैस? फिर से बताओ, यही ना? देखिए क्या है, ये है कॉपी, लास्ट के 15 पेज, उल्टा काउंट कर लें, जैसे उर्दू किताब पढ़ते हैं ना बाएं से, तो ऐसे पढ़ते चले जाना, 15 पेज छोड़ना, इसी 15वें पेज पे मार्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स लिखना, और वहां से फिर उल्टा हम लोग चलेंगे, ठीक है? तो ये मार्फोलॉजी का अलग सेक्शन बन जाएगा। क्लियर? अरे नहीं क्लियर हुआ? अच्छा, चलो भाई, हैबिटाट ये आ गया, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है स्टूडेंट्स? जब भी मार्फोलॉजी की शुरुआत होती है तो शुरुआत होती है हैबिटाट से, शुरुआत होती है हैबिटाट से। आखिर कहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा प्लांट? हेडिंग होगी हैबिटाट, हेडिंग होगी हैबिटाट। हैबिटाट, कोई पूछे हैबिटाट क्या है? हैबिटाट इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ प्लांट, हैबिटाट इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ प्लांट, is the dwelling place of plant. Habitat is the dwelling place of plant, ठीक है? क्या है? जहां पे निवास करता है पौधा, उसे क्या कहेंगे? हैबिटाट कहेंगे, इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ प्लांट। ठीक, अब हैबिटाट भी क्या, क्या होते हैं देखो, कई तो मान लो कि गार्डन में ग्रो किए जाते हैं, बेस्ड ऑन देयर ग्रोथ, ऑन देयर ग्रोथ एरिया या ग्रोथ प्लेस, ग्रोन प्लेस। कुछ वाइल्ड होंगे, कुछ क्या होंगे? वाइल्ड होंगे, ग्रो इन फॉरेस्ट, या नेचुरली ग्रो करें, ग्रो इन फॉरेस्ट, या नेचुरली जो ग्रो कर रहे हैं उन्हें भी कहा जाएगा। नेचुरली ग्रोइंग प्लांट्स को भी।
प्लांट्स को भी कहा जाता है क्या, वाइल्ड प्लांट। फिर किसके बाद क्या होगा, ऑर्नामेंटल प्लांट जो सजाने के लिए ग्रो कराया जाता है, गार्डन्स में ग्रो कराया जाता है। एक तो वाइल्ड होगा, एक कल्टीवेटेड होगा। कल्टीवेटेड, ग्रोन बाय ह्यूमंस, ग्रोन बाय ह्यूमंस, इंसानों के द्वारा अगर उगाया जाए तो उसे कहेंगे कल्टीवेटेड, उसे कहेंगे कल्टीवेटेड। ये है। दूसरी हेडिंग हो जाएगी हमारी हैबिट। हैबिटाट के बाद होती है हेडिंग हैबिट। इसे ए कर लेना बच्चों, ए बी। हैबिट क्या चीज है, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द प्लांट। एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द प्लांट, इसी को तो हैबिट कहा जाता है। एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज हैबिट, इज कॉल्ड एज हैबिट। अब ये कैसा हो सकता है, उसके शेप, साइज और फीचर्स, इसके आधार पर यह कई प्रकार के हो सकते हैं। शेप, साइज और फीचर के आधार पर कई प्रकार के, जैसे हर्ब, आप लोगों ने सुना होगा हर्ब, अंडर सर्ब, श्रब और ट्री। ये हो गया बेस्ड ऑन देयर साइज, बेस्ड ऑन ये हो गया, यहां पे लिखिएगा बेस्ड ऑन देयर साइज, बेस्ड ऑन देयर साइज, साइज के आधार पे दे में बी ऑफ herb, shrub, अंडर सर्ब, श्रब और ट्री। ठीक है, हर्ब किसे कहेंगे, छोटी साइज की वो पौधे, छोटी साइज की वो पौधे जिनका जो स्टेम है बहुत सॉफ्ट हो, सॉफ्ट स्टेम हो, इजिली टूट जाए, इजिली टूट जाए। लिख लीजिए स्मॉल साइज प्लांट्स with soft stem, with soft stem, with soft stem, small size plants with soft stem। अच्छा, अगर गौर करें, अंडर श्रब, श्रब एक ही चीज है, अंडर श्रब, श्रब यहाँ पे एक ही चीज है। इसको एक्चुअली बांटा था किसी और व्यक्ति ने, इसलिए उसकी वजह से इनका नाम रखना पड़ा। अंडर श्रब का मतलब उडी हो लेकिन साइज में छोटा हो। देखो, मैं पहचानना सिखा देता हूं स्टूडेंट्स, अगर हम ऐसे कर रहे हैं, ये क्या है, ग्रासेस हैं, ये क्या है, ग्रासेस। इनकी खास बात क्या होती है कि दे हैव सॉफ्ट, सॉफ्ट स्टेम होगा ना, क्या होगा, सॉफ्ट स्टेम होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, हर्ब। क्या हो जाएंगे, ये हर्ब हो जाएंगे। अच्छा, श्रब किसे कहेंगे, देखो श्रब कैसे कहेंगे, ये है, आप लोग बता दो श्रब किसे कहेंगे, फिर बताएं। हाँ जी, रोज, जैसे रोज प्लांट है हमारे यहाँ, वो श्रब। कैसे पता चला कि वो श्रब है, पर उसमें मेन स्टेम का पता नहीं चलता, मेन। वेरी गुड, वेरी गुड। और सर थोड़ा सा वुडी भी है। बस बस बस, वेरी गुड, यू गाइस आर वेरी नाइस, वेरी इंटेलिजेंट, भाई मजा आ गया। ठीक है, श्रब का मतलब ये होगा कि देखने में तो उनकी साइज छोटी या बड़ी हो सकती है, बट उसमें मेन स्टेम आप बता नहीं सकते। जैसे आप ये जरा ये देखो, अब इसमें कौन सा मेन स्टेम है पता ही नहीं चल पा रहा, कौन सा मेन स्टेम है पता नहीं चल पा रहा।
अगर ये छोटी साइज का होगा तो अंडर श्रब हो जाएगा, और यही थोड़ी बड़ी साइज का हो जाएगा तो श्रब हो जाएगा। मतलब यही आगे चल के अंडर श्रब। पहले तो श्रब की डिफिनीशन लिख लो, कि श्रब की डिफिनीशन पीछे लिख लो, यहाँ पे लिखो पहले, कि द मेन स्टेम is not distinguishable, not distinguishable, ठीक है। द मेन स्टेम इज नॉट डिस्टिंग्विशेबल, फिर डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, एंड द प्लांट इज वुडी, द प्लांट इज वुडी, लकड़ी जैसा हो लेकिन मेन स्टेम का पता न चल पाता हो, कॉल्ड एज श्रब, कॉल्ड एज, ओए साहब, कॉल्ड एज श्रब, कॉल्ड एज श्रब, ठीक है, कॉल्ड एज श्रब। अब अंडर श्रब का क्या मतलब होगा? अंडर श्रब का मतलब हो जाएगा प्लांट, यहीं पे अब इधर लिख देते हैं, यही दो प्रकार का हो गया, अंडर श्रब, अंडर श्रब, और एक हो जाएगा श्रब, अंडर श्रब और श्रब। चलिए अंडर श्रब में देखिए, द स्मॉल प्लांट या स्मॉल वुडी प्लांट कर लो, वुडी प्लांट in which main stem is not visible, not visible, main stem is not visible। अच्छा फिर श्रब किसे कहेंगे? श्रब कहेंगे भाई नॉर्मल साइज का प्लांट हो या थोड़ा लार्जर साइज का प्लांट हो, द लार्जर साइज्ड प्लांट, वुडी प्लांट, in which main stem is not visible, मेन स्टेम इज नॉट विजिबल, लिख लीजिए, मेन स्टेम इज नॉट विजिबल। अब इसके बाद आएगा ट्री, पेरेनियल प्लांट, जिसकी ट्रंक, मेन ट्रंक जो है इजीली विजिबल होती है और लगभग 2 से 3 मीटर हाइट की होती है। द पेरेनियल woody plant having single main stem, visible main stem, of 2 to 3 meter height, 2 to 3 meter height, of 2 to 3 meter height। बोर्ड क्लियरली विजिबल है ना स्टूडेंट्स आप सबको? चलिए अब आगे, अब आगे हर्ब श्रब, अंडर श्रब, हर्ब अंडर श्रब, श्रब और ट्री। चलिए आगे, अब हैबिट के बाद हैबिटाट, हैबिट, इसके बाद आ जाएगा हमारा, इसी में अभी और चीजें अभी तो आएंगी, ये तो बेस्ड ऑन क्या था, देयर साइज। अब आएगा कुछ तो पैरासाइट होंगे, कुछ तो पैरासाइट, वो भी तो उनका हैबिटाट है, कैसा अपीयरेंस है, पैरासाइट की तरह अपीयर कर रहा है, पैरासिटिक प्लांट, इसी में लिखना है स्टूडेंट्स। ये तो फिगर है, हटा नहीं रहे ताकि आपको फिगर से याद रहेगा। आगे इसी में क्या मतलब है, कौन सा नंबर था, 4, 5 नंबर डालिएगा रोमन में, रोमन में 5 नंबर डालिएगा पैरासाइट प्लांट, पैरासिटिक प्लांट, parasitic plant, the plant that can absorb or obtain their food
फ्रॉम दी अदर प्लांट्स बाय हार्मिंग टू दी होस्ट प्लांट, या फ्रॉम बाय हार्मिंग टू द नेगेटिव। मैंने इकोलॉजी पढ़ाया है ना आप लोगों को वैसा। तो इकोलॉजी में मैंने बताया था कि पैरासिटिज्म तब होगा जब प्लस माइनस रिलेशनशिप होगा, प्लस माइनस रिलेशनशिप होगा। तो द प्लांट which can obtain its food from the other plant, यहां तक तो बात ठीक है, तब तक पैरासिटिज्म नहीं होगा। बट जैसे ही अगली लाइन लिखाऊंगा पैरासिटिज्म हो जाएगा, पैरासिटिज्म हो जाएगा। जैसे जैसे the which obtain its food from other plant and also causes harmful impact on the other plant। ब्रैकेट में लिखिएगा होस्ट प्लांट। स्टूडेंट्स इसके रिलेशनशिप को भी हम यहां मेंशन कर देंगे। इट्स अ अरे it's a plus and minus relationship। It's a plus and minus relationship। It's a plus and minus relationship। अच्छा, लाइफ साइकिल के आधार पे प्लांट दो प्रकार के हो सकते हैं, एनुअल प्लांट भी हो सकते हैं, बाइएनियल या पेरिनियल प्लांट भी हो सकते हैं, बाइएनियल या पेरिनियल प्लांट भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें, 6वें नंबर पॉइंट की बात होगी, अगर हम लोग एनुअल प्लांट की बात करें तो एनुअल प्लांट किसे कहेंगे? एनुअल प्लांट्स किसे कहेंगे? The plant that can complete its life cycle only in a single growing period is called as the plant which can complete its life cycle in a single growing period या single growing season is called as annual plant। is called as annual plant। ठीक है, the plant which can complete its life cycle in a single growing period is called as annual plant। हो गया? ऐसे कौन से प्लांट हैं, ऐसे कौन से प्लांट हैं? देखिए, अरे भाई जो एक साल में ग्रो कर, एक ग्रोइंग पीरियड में, जो ब्रेसिका की स्पीसीज, गोभी, टमाटर, ये सब क्या है, एक साल में तो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेसिका, टोमेटो को क्या बोलेंगे? लेजिनेरिया नहीं, लेजिनेरिया लाइकोपर्सिकोन एस्कुलेंटम, यस, लाइकोपर्सिकोन एस्कुलेंटम, पर्सिकोन एस्कुलेंटम फैमिली सोलेनेस। अच्छा, पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण कुस्कुटा रिफ्लेक्सा, अमरबेल, कुस्कुटा रिफ्लेक्सा, अमरबेल जिसे बोलते हैं,
देखा है आप लोगों ने अमरवेल? विपन, नावन्या, सीमा, ओवैस, देखा है आप लोगों ने? मैंने नहीं देखा थे। मैंने नहीं देखा। बस एक मिनट, आप देख लेंगे। आपने गौर नहीं किया होगा, देखा जरूर होगा, प्लांट ना ट्री पेड़ के ऊपर ना चादर की तरह ढके रहते हैं। यस सर, मैंने देखा है। ऐसे ऐसे प्लांट्स के ऊपर नहीं, लटके लटके से रहते हैं। अभी तो बहुत अच्छे से दिखाऊंगा तो, और पेड़ के ऊपर पूरा छाया, और धीरे धीरे पूरा पेड़ सूख जाता है, धीरे धीरे पूरा पेड़ सूख जाता है। अरे गांव में ऐसे नहीं देखा है क्या? यस सर, हम्म, या ये वाला देखा होगा, खेतों के बीच में जाते होंगे तो ऐसा खूब दिखता होगा। उसके लिए चिल्ली प्लांट्स है, उनके ऊपर भी हाँ हाँ हाँ, अरे तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आ सकता है, ठीक है। लोग इसे अमेजोन से खरीद रहे हैं, गार्डन कुसकुटा अपना हर्बल प्लांट 40 ग्राम खरीदिए अमेजोन से। कुछ भी लोग खरीद सकते हैं भाई इस देश में। चलिए भाई, एनुअल हो गया, बाई एनुअल, बाई एनुअल। बाइएनियल प्लांट्स, ठीक है, बाइएनियल प्लांट्स। मैंने आप लोगों को ग्रुप में भेजा है, देखा है आप लोगों ने? सीमा, अरे आपने देखा ही नहीं आप लोग? चलिए ठीक है। क्या चीज नहीं चेक किया? आप ग्रुप में जुड़े हैं ना वैसे? आप व्हाट्सएप पे मुझे हाय लिख के भेजिएगा, फिर मैं आपको वहां से भेज दूंगा, ठीक है। और मैसेज ग्रुप में मैंने डाल दिया है, 4 तारीख से इकोनॉमिक बॉटनी शुरू हो जाएगी। एक एक करके हम जितना पढ़ाए हैं सब कुछ होते हुए चले जाएंगे लास्ट तक, ठीक। हर रोज कुछ ना कुछ, रोज या अल्टरनेट डे जैसे। हाँ जी, सुनाई नहीं दिया? आया है, अच्छा अच्छा आया है। क्या कहा है? सरस एजुकेशन, सरस एजुकेशन है, ठीक है। सरस एजुकेशन, वो ऐप का नाम है सरस एजुकेशन। कुछ दिनों में अभी बन ही रहा है, वो अपलोड हो जाएगा तो दे देंगे। वैसे आप लोग अपना उस पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। वही मोबाइल नंबर ही मेरा यूपीआई है, आप लोग आराम से जुड़ सकते हैं। ऐप है, पूरा एक ऐप डेवलप हो रहा है, हो जाएगा तो फिर मैं उसका एपीके भेज दूंगा, आप लोग जुड़ जाइएगा उससे। चलिए भाई, बाई एनियल प्लांट, बाई एनियल प्लांट ऐसे प्लांट जो 2 ग्रोइंग पीरियड में कंप्लीट करें अपनी लाइफ साइकिल। द प्लांट which can complete their life cycle in 2 growing periods या 2 growing seasons, in 2 growing seasons, in 2 growing seasons, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? बाई एनियल प्लांट, बाई एनियल प्लांट। डेल्फिनियम प्लांट इसका उदाहरण है, डेल्फिनियम। फॉर एग्जाम्पल डेल्फिनियम, याद करिए, कई बार पूछा हुआ है, यहाँ स्टार भी लगा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा है, डेल्फिनियम कैसा प्लांट है बाई एनियल? कैसा है भाई नावन्या, ये कैसा प्लांट है? बाई एनियल प्लांट, ठीक है। फिर पेरिनियल क्या होगा? ऐसे प्लांट्स जो अपनी लाइफ साइकिल उसकी, जैसे आम हुआ, एक ही ग्रोइंग सीजन थोड़ी होता है उसकी लाइफ साइकिल, इट टेक्स मल्टीपल ईयर्स टू कंप्लीट इट लाइफ साइकिल, कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, पेरिनियल प्लांट्स। इट विपन, आप जुड़ी हुई हैं ग्रुप में? हाँ जी, पेरिनियल प्लांट, ठीक है। आप सभी के लिए बहुत आवश्यक रहेगा कि आप वो प्रैक्टिस सेशन सीरीज को ज्वाइन करें। आवश्यक इसलिए रहेगा क्योंकि भाई जिस जिस स्पीड से आप लोग भूल रहे हैं, उस दिन तक कुछ और याद रहे ना रहे, इसका क्या ही भरोसा रहेगा।
रेगुलर प्रैक्टिस होती रहेगी, तो कोशिश करिएगा कि रेगुलर जुड़ जाइएगा। किसी को कोई दिक्कत होगी तो मुझे कॉल करके बताइएगा भाई, कोई समस्या होगी तो देखा जाएगा, उसको एड्रेस किया जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग इज ऑल ऑफ फॉर यू ना, ठीक है। स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, किसी को अगर कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी तो भी बता देगा, तो हम कुछ बात करके उसे ठीक कर लिया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज्यादा ज्यादा लोग। सॉरी डियर, जिसको जुड़ना होगा वो जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओएस साहब डाल देंगे मैसेज। ओएस साहब जी सर, कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो भाई हर आदमी की कुछ उतना भी कम देने की परिस्थिति नहीं होती है, कई बार क्या होता है कि वो भी नहीं दे पाता है इंसान। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस वजह से आदमी ना पढ़े, वो जुड़ जाए, अगर थियरी अपना कहीं से मैनेज कर पा रहे हैं तो क्वेश्चंस हमारे द्वारा सॉल्व करा दिया जाएगा साथ में, तो उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। फी तो ऊपर नीचे होती रहेगी, जीवन है चलता रहेगा, लेकिन जुड़िए। जी सर। आइए, पेरेनियल प्लांट, द प्लांट which can complete their life cycle in multiple growing seasons. In multiple growing seasons. कौन से हैं भाई ऐसे प्लांट, कुछ बताएंगे, क्या नाम आप लोग? मैंगो, यस, मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, फैमिली एनाकार्डिएसी, फैमिली एनाकार्डिएसी, फैमिली एनाकार्डिएसी, नोट करिए इसे। अब एक बार कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, एपिफिटिक प्लांट, एपिफिटिक प्लांट, ऐसे प्लांट दैट कैन ग्रो ओवर द अदर प्लांट्स, एपिफिटिक प्लांट, ऐसे प्लांट दैट कैन ग्रो ओवर द अदर प्लांट्स इज नोन एज एपिफिटिक प्लांट, इज नोन एज एपिफिटिक प्लांट, नोट कर लिया। चलिए, आठवां था ना ये, नौवां, एपिफिटिक। हाँ विपन बताइए, कोई कुछ कह रहा था? हाँ कह रहे थे आप लोग कुछ, एपिफिटिक प्लांट, the plants which can able to grow over the other plant is called as epiphytic plant. The plant other plant, the plant which can grow over the other plant is called as epiphytic plant, is called as epiphytic plant, लिख लीजिए, is called as epiphytic plant। ऐसे कौन से प्लांट है भाई, ऑर्किड, ऐसे कौन से प्लांट है? ऑर्किड है ना, ऑर्किड है बिल्कुल है। अब गौर से सुनिए, ऑर्किड प्लांट में दो तीन इंपॉर्टेंट चीज पाई जाती है, इसी में लिखवा भी दे रहा हूं, यहां पे लिखवा दे रहा हूं, आप लोग बताएंगे क्या क्या। एक तो इसी की रूट में क्या पाया जाएगा, वेलामेंट टिश्यू, हाइग्रोस्कोपिक होता है, हाइग्रोस्कोपिक
माइक्रोस्कोपिक होगा। अच्छा, दूसरा स्मॉलेस्ट एंथर या स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन, स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन, ये दो इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं विपन। किसके? आर्किड के। आर्किड कैसा, कौन सा प्लांट है? ये कैसा प्लांट है? एपिफिटिक प्लांट है। ये कैसा प्लांट है? एपिफिटिक प्लांट है। ठीक है, एपिफिटिक प्लांट है। मीजोफाइट, ऐसे प्लांट जो कि किसमें हो? मॉडरेट अवेलेबिलिटी में हो। मॉडरेट, या ये कहिए कि हाँ ठीक है, मीजोफाइट्स, मीजोफाइट, मीजोफिटिक प्लांट, मीजोफिटिक प्लांट। द प्लांट which can able to grow under the moderate moderate under the moderate availability of water, called as mesophytes, called as mesophytes, called as mesophytes। तो अब जितने भी हैं भाई, जो हमारे आसपास जितने भी पौधे उग रहे हैं वो क्या है? चाहे आप गुलाब की बात कर रहे हैं तो चलिए रोजा इंडिका, क्या है? मॉडरेट अवेलेबिलिटी है, पानी देना पड़ता है, मॉडरेट अवेलेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल रोजा इंडिका, फैमिली बता देंगे क्या आप लोग? वेरी गुड। अच्छा चलो भाई, चाइना रोज, फैमिली, वेरी गुड। चलो अच्छा, हिबिस्कस एस्कुलेंटस क्या चीज है? हाँ नहीं लिखा मैंने, याद है तो क्यों वेस्ट करना टाइम। अच्छा ये बताओ, वो अंडरलाइन ना करें, सही रहेगा कि अंडरलाइन ना करें। चलिए मैं ये पूछ रहा था, हिबिस्कस एस्कुलेंटस क्या चीज है ये? हाँ मैं वही सोच रहा था कि अब तक आए क्यों नहीं बात। क्यों आप लोग इसको क्या बोलते हैं आप? एबल मॉस्कस एस्कुलेंटस किसे कहेंगे? भिंडी को ही कहते हैं, भिंडी को ही कहते हैं, भिंडी। फैमिली क्या है इसकी? फैमिली बताइए। मालवेसी। अरे जीनस सेम लग रहा है, तो कैसे अंदाजा कैसे लगा सकते? हिबिस्कस एस्कुलेंटस, हिबिस्कस रोजा साइंस, तो जीनस सेम हो रहा है, जेनरा सेम होगा तो फैमिली अलग कैसे हो जाएगी? है कि नहीं? जीनस सेम होगा तो फैमिली कैसे अलग हो जाएगी? सेम ही होगा। चल, ये सब क्या है? मॉडरेट अवेलेबिलिटी में ग्रो करते हैं। अब ये तो एक ऐसे दिमाग में आई बात तो लिख दिए, जो भी मॉडरेट जो आसपास दिख रहा है, मैंगीफेरा इंडिका हुआ, एजा डायरेक्टा इंडिका हुआ, कोई भी प्लांट आपको नजर आ रहा हो जो अपने आसपास उग रहा हो, उसे क्या कहेंगे? मीजोफाइट। तो इसका मतलब कि एक ऐसा भी प्लांट आएगा जो बहुत ज्यादा पानी में ग्रो करेगा, उसे क्या कहेंगे? हाइड्रोफाइट्स, एक्वेटिक प्लांट्स। The plants that can able to grow inside oblique in submerged
सबमर्ज्ड वाटर कंडीशन, वाटर सैचुरेटेड ब्रैकेट एक और वाटर सैचुरेटेड कंडीशन, या तो पानी में डूबे रहें जिसे हम लोग सबमर्ज बोलेंगे, इन सबमर्ज हो जाए, डूब जाए पानी के अंदर, इनसाइड तो पानी के अंदर है ही, या फिर पानी मिट्टी ऐसी हो कि वाटर से सैचुरेट हो, पानी से डूबी हुई हो, वाटर से सैचुरेट हो, पूरा भरा हुआ हो, तब के कंडीशन में जो प्लांट ग्रो करेंगे सैचुरेटेड कंडीशन, then these plants are called as hydrophytes. These plants are called as hydrophytes. These plants are called as hydrophytes. भाई ऐसे कौन से प्लांट हैं, ऐसे कौन से प्लांट हैं? वेलिस्नेरिया, चलिए निम्फिया निलंबो, निम्फिया निलंबो वेलिस्नेरिया, बहुत ज्यादा मत लिखना, निम्फिया निलंबो, वेलिस्नेरिया, निम्फिया निलंबो वेलिस्नेरिया, निम्फिया निलंबो वेलिस्नेरिया, ठीक है, निम्फिया निलंबो वेलिस्नेरिया। अब आगे ऐसे प्लांट जिनमें पानी की बहुत कमी में ग्रो कर रहे हो, ऐसे प्लांट जो बहुत कमी में ग्रो कर रहे हो, 12 नंबर जीरोफिटिक प्लांट, that can able to grow during the scarcity या in the scarcity of water, in the scarcity of water, the plants that can able to grow in the scarcity oblique less availability of water, less availability of water, the plant that can able to grow in the scarcity या less availability of water is called as xerophytic plant, it's called as xerophytic plant, xerophytic plants, ठीक है, is called as xerophytic plants। अब ये प्लांट कितने प्रकार के होंगे, अब प्लांट के एग्जांपल नोट करो, प्रकार तो बाद में बात करेंगे। एलोवेरा, एलोवेरा, अच्छा, और बताओ भैया, कैक्टस, ठीक है, कैक्टस, एलोवेरा देखा होगा आप लोगों ने, ग्लैबरस हो जाता है। अच्छा, जीरोफिटिक प्लांट की खास बात क्या होती है, उनकी लीव जो होती है किसमें रूपांतरित हो जाती हैं, निडल्स में, लीव किसमें रूपांतरित होते हैं, निडल्स में। दे हैव ह्यूज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर या रिटेन वाटर, स्टार लाके यहाँ जरूर लिखिएगा, जीरोफाइट्स हैव great ability to store water। भाई गरीबी बचाना सिखा देती है ना, क्यों स्टूडेंट्स, गरीबी तो बचाना सिखाती है, कमी है तो उसे हम सेव करके रखेंगे, जिसके पास पैसा हो भाई उड़ाए, क्या करना है, नहीं है तो उसे बचा के रखेगा, केवल सही जगह पे इस्तेमाल करेगा। तो जीरोफाइट्स हैज ग्रेट एबिलिटी, क्योंकि उनके पास पानी की बहुत कमी है, पानी की बहुत कमी है। नाउ एक कई बार क्वेश्चन पूछा है सैप्रोफाइट्स, ऐसा हेडिंग डालिए सैप्रोफाइट, हेडिंग डालिए सैप्रोफाइट्स, नाउ सैप्रोफाइट्स। स्टूडेंट इसका एक एग्जांपल है मोनोट्रापा,
very important plant, saprophytes, the plant which can obtain their food from dead and decaying plants. The which can obtain their food from dead and decaying plants. एग्जाम्पल नोट करिए, मोनोट्रापा करीब करीब 10 बार में परीक्षाएं दिया हूं और 10 बार ये घुमा फिरा के मोनोट्रापा जरूर पूछता है। वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरे कलर की पेन से लिखूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ऐसे ऐसे घेर के लिखवा रहा हूं इसको। फॉर एग्जाम्पल मोनोट्रापा, मोनोट्रापा याद कर लीजिएगा, मोनोट्रापा क्या है? एक प्रकार का सैप्रोफिटिक प्लांट है। मोनोट्रापा क्या है? एक प्रकार का सैप्रोफिटिक प्लांट है, घेरा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। स्टार स्टार स्टार, 3 बार स्टार लगा दी, ठीक है। इसे कोतवाल बना दो थाने का, ठीक है। अब एक और होगा नियोटिया, नियोटिया, मोनोट्रापा नियोटिया। नियोटिया तो कम, नियोटिया तो शायद नहीं पूछा, लेकिन मोनोट्रापा हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स। माय डियर स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज रिमेंबर दिस, मोनोट्रापा इज अ सैप्रोफाइट, मोनोट्रापा इज द सैप्रोफाइट। चलिए आगे, अब बात करने जा रहे हैं हम लोग रूट्स के बारे में, बात करने जा रहे हैं रूट्स के बारे में। हैबिट हो गया, हैबिटाट हो गया, अब हम बात करने जाएंगे, हैबिटाट हो गया, फिर हैबिट हो गया, अब बात करेंगे हम लोग रूट के बारे में, फिर बात करेंगे हम लोग स्टेम के बारे में, फिर बात करेंगे हम लोग लीफ के बारे में, और धीरे धीरे हम लोग फ्रूट तक जाएंगे। चीजें मोटा मोटा, फ्रूट तो मैं पढ़ा चुका हूँ, धीरे धीरे बाकी चीजों तक जाएंगे और ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो हेडिंग डालिए रूट, हेडिंग डालिए रूट। तो सी पोर्शन होगा ना, अभी सी पोर्शन है रूट्स। देखिए स्टूडेंट, रूट का क्या मतलब है? एब्जॉर्बिंग ऑर्गन, एब्जॉर्बिंग एंड एनकरेजिंग ऑर्गन, जो कि निगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है। कोई पूछे कि भाई, सॉरी डियर, हाँ पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होगा। एनकरेजिंग ऑर्गन है, एब्जॉर्बिंग ऑर्गन है, एब्जॉर्बिंग एंड पहले तो ये देखो, हमने कोई बीज बोया, हमने कोई बीज बोया, उसका स्ट्रक्चर देख लो, हमने कोई बीज बोया, तो इस तरह से पहले ऊपर की तरफ जो निकलता है इसे हम लोग कहते हैं प्लूमूल, इसे कहेंगे प्लूमूल, और ये क्या होगा फिर? रेडिकल, रेडिकल, ठीक है, प्लूमूल और रेडिकल। ये फिगर को जरूर बनाइएगा, आगे कंफ्यूजन नहीं होगा। स्टूडेंट्स, अगर रेडिकल से कोई रूट डेवलप होती है, रेडिकल आगे चल के क्या बनाता है? रूट। उस रूट को कहा जाता है कॉल्ड एज टैप रूट, कॉल्ड एज टैप रूट। एंड रूट डेवलप फ्रॉम एनी अदर प्लेस एक्सेप्ट फ्रॉम रेडिकल इज कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट। प्लूमूल क्या बनाएगा लेटर ऑन? क्या बनाएगा प्लूमूल? प्लूमूल डेवलप करेगा स्टेम, क्या बनाएगा? स्टेम डेवलप होगा। इससे क्या होगा? रूट डेवलप्स। लिखिए, रूट इज द, it is the absorbing and encouraging organ, ठीक है। It is the absorbing and encouraging organ for plants,
for plants. They are negatively geotropic, sorry, positively geotropic. They are positively, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक? जियोट्रॉपिक का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ खींचेगा तो रूट भी कहाँ जाएगी? नीचे की तरफ जा रही है। रूट भी किधर जा रही है? नीचे की तरफ जा रही है। तो क्या हुआ? पॉजिटिवली हो गया। अगर अपोजिट निकलता तो ऐसा कौन सा रूट है जो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है? मैन, क्या नाम है उसका? निमेटोफोर। क्या नाम है? निमेटोफोर। यही साइकस में भी क्या होते हैं? कोरलॉइड होते हैं। अच्छा चलो, साइकस की नाम लिए तो उसमें एक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, उसका नाम बताओ। एल्गल जोन में एक ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा, एक एल्गी पाया जाता है, नाम बता दो। नहीं दोहराया ना? अच्छा सच बताओ, कितने दिन हो गए जिम्नोस्पर्म पढ़ाए हुए? नहीं दोहराया ना? अभी तो दोहराया था मैंने, पता नहीं मेरे को। अच्छा लिखवाया गया है? यस सर। कोई मतलब रह जाएगा? आप बताइए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अच्छा मैं समझ गया हूँ कहाँ समस्या आ रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धैर्य रखो, एक एक की प्रैक्टिस कराएंगे। एग्जाम की डेट कुछ पता चली आप लोगों को? 15 सितंबर को है। परसों आई ना इसकी डेट, 15 सितंबर। आप लोगों ने हमें बताया नहीं भाई, हम तो वेट कर रहे थे। चलिए फिगर बना लीजिएगा, 15 सितंबर को है। तो साइकिल में साइन अप करके रहो। एक वो कपिल शर्मा शो देखा है, उसमें ऐसे ऐसे ताली बजाते हैं। जी सर, जी सर। भाई साइकस साइनोबैक्टीरिया का नाम बताओगे एक दो? नास्टा केना बिना कुछ बताएंगे? एना बिना नास्टाक ये सब बताया जाता है भाई, नाम नेम पूछता है। अच्छा एना बिना और नास्टाक में बेसिक बेसिक फर्क क्या है? क्या मैं तो पागल हो जाऊंगा। वो ऐसा देखो अभी बता दो, फिर से याद रखना। देखो नो नो डियर, मैं बता रहा हूं, एना बिना की जो सेल्स हैं वो राउंडेड होती हैं और नास्टाक की सेल्स कैसी होती हैं? इलिप्टिकल। बाकी जनरली सामान्य आंखों से आप देख के पहचान नहीं सकते कौन सा है अगर आपने सेल पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, क्लियर हुआ? ये बात याद रखिएगा, एनाबिना राउंडेड, इलिप्टिकल किसकी होंगी? नास्टाक की इलिप्टिकल होंगी। आप क्या पूछ रहे थे कि सर एनाबिना नहीं बनाता है कॉलोनी? चलिए, मतलब ये मैं इसलिए बता देता हूँ कि चलते चलते दिमाग में आई बातें तो साथ में हो जाए। ठीक है, चलो आगे। हाँ हाँ जी सीमा, क्या? सर कुछ नहीं वो। चलिए भाई, दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक, कौन कौन से भाई नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं? रूट्स आर, बताइएगा। पहला हो जाएगा भाई न्यूमेटोफोर्स, इन मैनग्रूव्स। और बताइए कोरेलॉइड रूट, कोरेलॉइड रूट्स ऑफ ऑफ पाइनस, सही ना? लिखा मैंने साइकस ही है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये नेगेटिवली जियो, सॉरी, हाँ ठीक है ना, ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। जो गुरुत्वाकर्षण के साथ जाए उसे क्या कहेंगे? साथ जा रहा है तो पॉजिटिव, अपोजिट जा रहा है तो नेगेटिव, अपोजिट जा रहा है तो नेगेटिव।
आगे अब भाई देखिए, अगली हेडिंग होगी हमारी कि भाई रूट्स कितने प्रकार के होंगी। तो रूट्स बेसिकली टू टाइप के होंगे, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल, जबकि एडवेंटिशियस रूट के बारे में बात करें तो डेवलप्स फ्रॉम हाँ एनी अदर पार्ट एक्सेप्ट फ्रॉम किससे एक्सेप्ट फ्रॉम रेडिकल को छोड़ के कहीं से भी ग्रो कर जाए, रेडिकल को छोड़ के कहीं से भी ग्रो करने वाले रूट को कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। और ये डेफिनेशन एक बार राजस्थान पीएससी में पूछा हुआ है, राजस्थान पीएससी में ही पूछा हुआ है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा कठिन क्वेश्चन पूछते हैं राजस्थान पीएससी में। अच्छा हाँ, एक आप लोगों को और जान के अच्छा लगेगा, मैं एक और परीक्षा देने जा रहा हूँ एमपीपीएससी का, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का है। तो कल और परसों 2-3 दिन मेरी क्लास नहीं हुई क्योंकि जाने आने मुझे समय लगेगा, ठीक है। तो आऊंगा तो क्वेश्चन लेकर के आऊंगा नया, आप लोगों को मजा आएगा सॉल्व करने में, ठीक है। तब तक आप लोग अपने ये इकोनॉमिक बॉटनी को याद रखिएगा, 4 तारीख को क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा, ठीक है। और इधर अपना ये दोहराइएगा कुछ। ओवैस साहब कुछ कह रहे हैं क्या? जी सर, नहीं। ठीक है, हो गया। आगे रूट्स के बारे में और आगे चलते हैं। आप लोगों ने देखा है रूट्स में भी टैप रूट हो गया, एडवेंटिशियस रूट हो गया। चलिए इसे स्मॉल ए मान लेते हैं, इसे स्मॉल बी मान लेते हैं, स्मॉल सी पे चलते हैं। स्मॉल सी लिख लिया है ना सभी लोगों ने? स्मॉल सी प्रॉप रूट्स। आप लोगों ने बरगद का पेड़ देखा है? जी सर, लड़के में वेरी गुड। देखिए हमने बरगद बना दिया। आप लोगों ने गौर किया होगा, विपन देखा है आप लोगों ने, ऐसे ऐसे जमीन पे लटक रही होती है, ये है प्रॉप रूट्स, विपन आप खुद भी टीचर है ना? विपन टीचर हैं, ओवैस साहब आप टीचर हैं, सीमा आप अभी जॉब कर रही हैं कोई? सर जॉब में नहीं कर रही, मेरा स्कूल है। आपका खुद का स्कूल है? सिवा एंटरप्रेन्योर है। सब कुछ उनका खुद का ही है ओवैस साहब? यस सर, एक्चुअली मेरे पापा ने स्कूल डाला था तो उसमें मेरे भैया और मैं साथ काम करते हैं। ओके, ज्यादा बड़ा नहीं है सर, अभी नया अरे ठीक है भाई, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। स्कूल तो है आपका, मालिक है आप तो। नावन्या आपका क्या है, आप अभी स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रही हैं? चलो कोई बात नहीं, अब जब तक बच्चा डेवलप हो रहा है तब तक आपकी पढ़ाई भी डेवलप हो रही है और आप क्वालिफाई करके गवर्नमेंट स्कूल में चले जाएंगे, ठीक है। चलिए प्रॉप रूट्स, हैंगिंग, दीज आर द हैंगिंग रूट्स अराइज फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स। लिख लीजिए, दीज आर द हैंगिंग रूट्स arise from the branches of plants. For example, ficus species. For example, ficus species. अच्छा, आप लोगों ने गन्ने का पौधा देखा है? मतलब चीनी खाते हैं आप लोग। हेडिंग होगी स्टिल्ट रूट। देखो गन्ना बना दे, गन्ना हमारे यहाँ बहुत होता है भाई, चीनी का कटोरा कहा जाता है।
नहीं, 1 2 3, लग रहा है गन्ने के जैसा। गन्ने के नोड पर आप लोग ऐसा देखते होंगे कि हल्की हल्की रूट सी निकली रहती है, हल्की हल्की रूट सी निकली रहती है। इसी गन्ने के नोड से निकलने वाले रूट्स को कहते हैं स्टिल्ट रूट। काम क्या है? क्योंकि ये मोनोकाट है, जड़ें इसकी बहुत गहरी होंगी नहीं, क्योंकि ये एडवेंटिशियस रूट पाया जाएगा। और एडवेंटिशियस रूट का क्या होगा, इसके प्लांट को कमजोर हुए, जड़ें तो कमजोरी से पकड़ी हुई हैं, इसको मजबूती से पकड़ने के लिए हर नोड ने अपने अपना जड़ निकाल दिया है। तो जो नियर होगा, जो नियरर होगा सरफेस के, उसकी जड़ एनकरेज करेगी, उसकी जो रूट है स्टिल रूट, वो एनकरेज करेगी सॉइल को। जैसे सॉइल को एनकरेज करेगी तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देगी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देगी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। हाँ जी, अरे मेज में भी होता है ऐसे। मेज में भी, हाँ जी, तो मेज में भी ऐसे हाँ, होते हैं। हाँ, मेज में भी होते हैं। शुगर केन, शुगर केन। चलिए भाई, शुगर केन का बोटेनिकल नाम बताइए। मेज का बताऊंगा तो आप लोग जिया मेज बोल के बच जाओगे ना। शुगर केन बताओ। सैकरम कुछ है। वेरी गुड, सैकरम एफिसिनेरम, सैकरम एफिसिनेरम, नहीं सर सैकरम। सैकरम ऑफिसिनेरम, ऑफिसिनेरम। चलिए भाई, सैकरम एफिसिनेरम फैमिली, फैमिली ग्रामिनी, यस यस, ग्रामिनी, यस ग्रामिनी, यू आर राइट। ग्रामिनी या पोएसी, ग्रामिनी या पोएसी, ठीक है। तो लिख लो इसमें कि द रूट्स arise from the nodes of plants which provide extra stability, which provide extra stability extra stability to plant, extra stability to plant। चलो अब जो पूछा है वो लिखवा देते हैं। अब एक पूछा है न्यूमेटोफोर के बारे में, क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। डी के बाद ई, न्यूमेटोफोर, हेडिंग है न्यूमेटोफोर। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? होगे तो भी पढ़ना पड़ेगा भाई, व्हाट कैन आई डू। लेकिन वैसे बोरिंग नहीं है यार, बोरिंग है नहीं। निमेटोफोर, आइए बात करते हैं निमेटोफोर के बारे में। एविसीनिया एफिसिनेलिस एक प्लांट है, एविसीनिया एफिसिनेलिस। आइए एक प्लांट पौधा बनाए। देखो मान लो यह दलदली एरिया है, समुद्र के किनारे गए, ओएस साहब टहलने गए हैं समुद्र के किनारे। टहलने क्या गए, मतलब थोड़ा घूमने गए। तो चलो भाई, समुद्र के किनारे ओएस साहब चले गए। उन्होंने देखा कि किनारे पे बहुत सारे पौधों की एक जंगल सा दिख रहा है, बहुत सारे पौधों का एक जंगल सा दिख रहा है। उसमें कुछ इस तरह के ब्रांचेस भी दिख रहे हैं, इस तरह के घने ब्रांचेस दिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, चलो ठीक है, पौधे तो हमने बहुत देखे, आओ जरा नजदीक से देखें। बॉटनिस्ट आदमी बेचारे गए यहाँ देखे। उन्होंने गौर किया कि अरे यार, चल रहा हूँ तो पैर में कुछ चुभ रहा है हमारे, ऐसा क्या है। थोड़ा सा पानी हटा के देखा तो देखा कि इसकी जो कुछ जड़ें जो एनकरेज की हैं वो तो भाई जड़ें ठीक है भाई, नीचे हैं जमीन के, जो इसे एनकरेज की वो तो है ही। इसकी कुछ जड़ें यहीं से रिवर्ट बैक होकर के इस तरह का स्ट्रक्चर बना रही हैं, और जो पैरों को चुभ रही थी, जो पैरों को चुभ रही थी। तो हमारे प्रिय ओवैस साहब ने देखा कि अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि ओ इसको निकालो बाहर, देखते हैं। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर छोटे छोटे छेद भी दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर छोटे छोटे छेद भी दिखाई दे रहे हैं। इनको उन्होंने नाम दिया न्यूमेटोफोर, न्यूमेटोफोर।
इन जो छोटे छोटे छेद हैं उसको क्या कहा, लेंटिल्स, लेंटी सेल्स कहा, ठीक है। स्मॉल पोर्स, स्मॉल पोर्स, ठीक है, निमेटोफोर्स। और ये कौन से प्लांट है, ये मैनग्रूव हैं, फाउंड इन मैनग्रूव्स, फाउंड इन मैनग्रूव्स। किसी एक मैनग्रूव का नाम बताइए तो आप, राइजोफोरा, एविसीनिया, वेरी गुड। जब लिखने का नाम मन करे तो एविसीनिया क्या कोई स्पीसीज लगा दो, बहुत सारे हो सकते हैं ना, ठीक है। वैसे आप लोग छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप लोग क्या करेंगे, वहां पूरा एविसीनिया एफिसिनालिस बोलिएगा, इससे बच्चों को याद हो जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो न्यूमेटोफोर समझ गए, न्यूमेटोफोर क्या है, ये अराइज होते हैं कहां से, मैनग्रोव की जड़ों से ही। क्या काम है बेसिकली इनका, एक्चुअली क्या है कि जब पूरा ये सेचुरेट रहेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो जड़ें सड़ने लगेंगी, जड़ें सड़ने लगेंगी तो इसको बचाने के लिए न्यूमेटोफोर्स ऊपर आ जाते हैं। न्यूमेटोफोर ऊपर आएंगे तो ऑक्सीजन की फ्रेश सप्लाई क्या करेंगे, प्लांट को दे देंगे। तो दे प्रोवाइड फ्रेश supply of oxygen to avoid the rotting of normal roots, because they are submerged, normal roots, because they are submerged, ये हमारे न्यूमेटोफोर साहब। अच्छा, अब एक एग्जांपल पूछा है, ये नोडुलेटेड रूट्स, हेडिंग होगी ई, ये बार एफ, एफ होगी नोडुलेटेड रूट्स। हेडिंग होगी नोडुलेटेड रूट्स, नोडुलेटेड रूट्स। क्या है नोडुलेटेड रूट, आप लोगों ने दलहनी पौधे देखे हैं, दाल की पौधे देखे हैं जिसमें दालें उगती है, मटर का, अरहर का, ऐसे पौधे देखे हैं आप लोगों ने। तो अगर आप लोग दलहनी पौधों को, सपोज करिए कि भाई सीमा के गार्डन में उग रहा था कुछ पौधे, सीमा ने उखड़वाया कि भाई देखो भाई क्या है ये, उन्होंने ऐसे देखा कि इसकी जड़ों में कुछ गांठ सा दिख रहा है, गांठ गांठ सा दिख रहा है, दिखता है ऐसे, यस सर, ऐसे हाँ, ऐसे तोड़ते हो तो पिंकिश सा कलर निकलता है। हाँ, लेग हीमोग्लोबिन होता है, इसी को कहते हैं नोड्यूल्स, इसी को कहते हैं नोड्यूल्स हैविंग लेग हीमोग्लोबिन, हैविंग लेग हीमोग्लोबिन। आप लोगों को प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा दिया गया, ये बताया गया होगा आप लोगों को, क्यों अभी हुई नहीं है क्या प्लांट फिजियोलॉजी, हो गई है, चलो कोई बात नहीं। अब जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो हमें तो पूरी बॉटनी पढ़ाना है, चाहे वो लोअर बॉटनी हो या हायर बॉटनी हो, आई डोंट केयर। जब क्वेश्चंस कराएंगे तो सबका कराएंगे, ठीक है ना, पूरी की पूरी बॉटनी से ही कराएंगे, ठीक। लगभग हर अल्टरनेट डे क्लास रहेगी उसकी, और पूरा जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे से अच्छे, वो सारे क्वेश्चन इसको इन्वॉल्व किए जाएंगे, सभी यूनिट, चाहे सेल बायोलॉजी हो, प्लांट फिजियोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सब सारे क्वेश्चंस को आपके सामने रखा जाएगा पटल पर, ताकि आपके जो दिमाग है उसमें जाए, आप लोग दोहरा सकें, ठीक है। तो भेजेंगे, आप लोग जुड़िएगा जरूर। नोड्यूल हैविंग, भेज तो दिया है मैंने, बाय द वे मैंने भेज दिया है, ठीक है। लेग, हाँ हाँ हाँ, कैसे क्या मिलना चाहिए,
देखो डियर, मैं ये कह रहा हूं, मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि ये सारी चीजें मिल जाए। पीडीएफ अगर उसमें ऐप में है सुविधा तो मैं भेज दूंगा, नहीं तो मैं ऐसे भेज तो देता ही हूँ ग्रुप में, ठीक है, भेज दूंगा। ठीक, मिल जाएगा यार, सब मिल जाएगा। जब मैं ही आपके साथ हूं तो फिर कहीं कोई समस्या आएगी क्या? पीडीएफ चाहिए या सर ही चाहिए? कृष्ण कृष्ण चाहिए या कृष्ण की सेना चाहिए? तो दुर्योधन से यही पूछा गया था ना, उसने कृष्ण की सेना ले लिया, मर गया बेचारा। ठीक है, प्रोड्यूसर को लो, फैक्ट्री को लो भैया, प्रोडक्ट को क्या रखा है। ओएस साहब, आपके क्या विचार हैं? चलिए भाई, हाँ क्या प्लांट बन गया यार, गजब। तो ये नोड्यूल्स क्या कहते हैं? दे आर दीज टाइप ऑफ नोड्यूल्स, these type of root nodules found in the leguminous plants in these nodules nitrogen fixing bacteria present, like Rhizobium leguminosarum, Rhizobium leguminosarum present, which can fix nitrogen from soil. नाइट्रोजन बस, which can fix nitrogen, which can fix nitrogen। ठीक है, ये हुआ हमारे नोडुलेटेड रूट्स। रूट्स के बारे में चर्चा लगभग समाप्त हो चुकी है, लगभग समाप्त हो चुकी है। अब हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में? चर्चा करेंगे हम लोग सीधे स्टेम के बारे में, सीधे स्टेम के बारे में। अगली हेडिंग होगी हमारी स्टेम, अगली हेडिंग होगी हमारी स्टेम। ठीक है, अगली हेडिंग होगी हमारी स्टेम। अगली हेडिंग होगी स्टेम, लेकिन स्टेम की क्लास होगी अब 2 जून को। तब तक के लिए आप लोग दोहराते रहिए। नाउ क्वेश्चंस आर वेलकम। अगर किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना हो तो कृपया क्वेश्चन पूछ लीजिए, किसी को कोई दिक्कत हो तो वह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स।